चलिए जी प्रारंभ करते हैं। ओम सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम् वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य आगम संधौ नमुडागमः इति विषयम् अधिकृत्य किञ्चित् पठामः। इदानीम् जी आगम संधि विषये विविध आगम संधयः भवद्भिः पठितः। अद्य अन्तिमः आगम संधि नमुडागम संधि विषये भवद्भिः पठिष्यते। मित्रों, आज आप जो पढ़ने जा रहे हैं इस संधि का नाम है नमुडागम संधि। हालांकि आगम संधियों में एक संधि अभी शेष रह गई, जो कि आगे हल संधि के अंत में दो सूत्र दिए गए हैं, छेचा और पदांताद्वा। आपकी पुस्तक में लघु सिद्धांत कौमुदी में हल संधि के अंत में देखना है दोनों सूत्रों को। वहां पर तुक आगम नाम से एक संधि कही गई है। तो मुझे यह प्रतीत होता है कि लघु सिद्धांत कौमुदीकार ने वहां ये संधि क्यों दी, मैं इसे उस गहराई तक नहीं समझ पाया। लेकिन जहां तक मेरी अपनी समझ बनी तो मुझे यह लगा कि वह जो तुगागम संधि है अंतिम वाली, उसको इधर ही रख लेना चाहिए। मतलब आप सी तुक के बाद रख दो, क्योंकि सी तुक भी तुक कर ही रहा है, कल आपने जो सूत्र पढ़ा था जी और वो जो दो सूत्र हैं छेचा और पदांताद्वा, जो तुगागम करने वाले हैं वो भी तुगागम ही करते हैं, तो इसी के पास में पढ़ दो उनको, तो सभी तुगागम एक साथ हो जाएगा और पूरी आगम संधियां एक साथ हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि अब इस संधि के जस्ट बाद अब रू प्रकरण चलेगा। इस संधि के जस्ट बाद क्या है? रू प्रकरण। वहां पर आगम का जी कोई बहुत लेना देना नहीं है। तो हमें यह लगता है कि उनको इधर ही पढ़ देना चाहिए था। तो खैर लघु कौमुदीकार ने शायद और भी कोई ज्यादा चीज सोची हो, हम वहां तक नहीं पहुंच पाए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जी तो एक तो हम लघु सिद्धांत कौमुदी में इस प्रकार का एक देखते हैं, इस प्रकार का परिणाम होना चाहिए कुछ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आज की संधि में प्रवेश करते हैं। आज की संधि अत्यंत महत्वपूर्ण है मित्रों, यह आपको प्राय स्थलों पर मिल ही जाती है। यह संधि ऐसी नहीं कही जा सकती, इसका तो यूज होता है, खूब होता है। ठीक है, चलिए इसके लिए जो सूत्र है वो है गमो ह्रस्वादचि गमोण नित्यम। क्या सूत्र है? गमो ह्रस्वादचि गमोण नित्यम। जी सूत्र का अर्थ ये बनता है कि ह्रस्वात परो योग गम। गम, मैंने गम कहा, आपको प्रत्याहार क्लिक होना चाहिए। जी यमं गणनम के म से, उससे न से लेकर के और म तक, उसी सूत्र में म तक जी केवल 3 वर्ण आएंगे, जी न न न, बस ओनली हो। ठीक है, जी जी तो ह्रस्व से परे जो ngम, तदंतम यत पदम, तदंत जो पद, ह्रस्व से परे ngम और तदंतम यत पदम, और तदंत जो पद। अब ये तदंत तदंत क्या है भी आपको समझाते हैं, चिंता न करें। जी तो ह्रस्व से परे ngम होना चाहिए, एक विराम यहां तक ले लो, और फिर तदंतम यत पदम, तदंत जो पद यहाँ, और तस्मात् परस्य, उससे परे होना चाहिए अच। तो उसको क्या हो जाता है? नमुडागम। उसको नमुडागम कर लेना चाहिए। क्या कर लेना चाहिए उसे? नमुडागम। ये नमुडागम क्या है इसको भी समझाएंगे। तो दो चीज आपको समझानी जो आप नहीं समझते हो इसमें, तदंतम यत्पदम और ये नमुडागम। और तो प्राय अर्थ में सभी चीज आपको क्लियर है। ओके, जी
आइए डायग्राम के माध्यम से अर्थ का निरीक्षण कर लेते हैं। अर्थ क्या कह रहा है? ह्रस्वात् परो यो गम, तो ये है ह्रस्व, ह्रस्व से परे होना चाहिए क्या? गम। देखो इस सूत्र का अर्थ जो है ना बड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, इसलिए इसके डायग्राम में भी काफी आप देख रहे हो और डायग्राम की अपेक्षा काफी विविधता है। इस सूत्र की शर्त बड़ी भारी है? ह्रस्व से परे गम होना चाहिए, तो गम आपको समझ में आ गया होगा, ये तीन वर्ग है ना, ङ जी ण न। और तदंतम यत पदम, तदंतम इत्युक्ते गमंतम यत पदम, ये इसकी व्याख्या की है। अर्थात गम अंत मतलब ह्रस्व से परे गम हो, गम का मतलब या तो ह्रस्व से परे ङ हो। अच्छा ह्रस्व क्या चीज है, पहले ह्रस्व को बता देते हैं। ह्रस्व होते हैं आपके अच, जी जैसे आपका अ ई उ री और ली, ये ह्रस्व होते हैं। आगे ये ए ओ ऐ औ तो दीर्घ है आगे। जी तो ह्रस्व से परे गम मतलब ए ओ वो सॉरी अ आ ई उ, इनसे परे क्या होना चाहिए? गम। गम मतलब या तो ङ हो या न हो या न हो, कोई सा भी एक वर्ण हो। जी ठीक है, जी अभी आपको कंडीशन बताई जा रही, संधि की कंडीशन को घटा करके उदाहरण में बाद में बताएंगे। तो ह्रस्व से परे जो गम या तदंतम यत पदम, तदंतम इत्युक्ते गमंतम पदम होना चाहिए, गम अंत वाला ही वो पद होना चाहिए। जहां पर आप ह्रस्व से परे गम को ढूंढ रहे हो, वह जो पद होना चाहिए, पद वह कैसा होना चाहिए? गमंतम। गमंतम इत्युक्ते या तो उसके बाद में ङ अंत वाला पद हो, या वो पद ण अंत वाला पद हो, या वो पद जो है न अंत वाला पद हो। क्लियर हो गई बात जी सूर्यकांत जी? जी जी तो तदंतम यत पदम की व्याख्या आप गमंतम यत पदम यह समझिएगा। ठीक है, जी ऐसा पद होना चाहिए। ओके ओके ठीक है, फिर उसके बाद क्या होना चाहिए? देखो अभी तीर का निशान जारी है, तीर वाला जो ये निशान है मतलब और आगे परे की स्थिति, जी उससे परे होना चाहिए तस्मात् परस्य अचः, उससे परे होना चाहिए अच। यस, उससे परे हो ये अच, तो इस अच को ngमुडागम हो जाएगा। जी तो ngमुडागम, ये ngमुडागम क्या है? तो मतलब एक एक ngम इधर पढ़ा है और इधर का है, इसको ngमुडागम हो जाए। तो ngमुडागम क्या चीज है? तो ngम प्रत्याहार में तीन वर्ण आते हैं। ngम प्रत्याहार में जी कौन आते हैं? ङ ण न। जी और ngमुड में क्या है? ngम प्लस उट, तो बन जाएगा ngमुट। जी अब उस उट का आप तीनों के साथ संबंध करिएगा, तो क्या फलतः क्या निकलेगा? फलतः निकलेगा कि ङ को मुट, ण को नुट, उट का तीनों के साथ संबंध, जी और जी न को नुट, और न को क्या होता है? नुट। नोट अच्छा, ये तीनों के तीनों टित हैं, क्योंकि जी उट एक संज्ञक हो जाता है। जी बचता क्या है इनमें? ङ ण न, ये बचता जी है ना। जी अतः ये तीनों टित हैं, अतः हमने इनको कहां रखा है? अच के आदि में रखा है। आप देख रहे हो उससे पहले इनको रखा है कि वो उसके आदि अवयव बन के बैठेंगे, जी जी है ना। चलो जी अब इन कंडीशन, ये जो परिस्थितियां हैं, इनका आपके दिमाग में कोई घालमेल नहीं होना चाहिए। अब आपने अभी तक सिद्धांत को समझा, है ना। अब उदाहरण को समझते हैं। उदाहरण में क्या ये सभी कंडीशन घट रही हैं? यस, अब ये देखा जाएगा। चलिए, तो पहला उदाहरण पकड़ते हैं, प्रत्यंग प्लस आत्मा। जी पहले एक में ठीक से घटा लेते हैं, फिर आगे और को कर लेंगे। ठीक है, जी तो चाहे तीनों को एक साथ ले लो, कोई बात नहीं, क्योंकि हम तीनों को एक साथ ले लेंगे तो आपको और सुगमता रहेगी इसको समझने। ह्रस्व से परे ngम, ह्रस्व से परे ngम होना चाहिए। ओके, यही तो शर्त है। ह्रस्व कौन है? प्रत्यय में या में अ। जी ह्रस्व को पहले पकड़िए, सुगण में ग में अ ह्रस्व, जी सन में स में अ, ये हो गया ह्रस्व। जी ह्रस्व से परे क्या होना चाहिए? ngम होना चाहिए। यस, अब ngम देखते हैं, ह्रस्व से परे ngम है या नहीं।
ह्रस्व से परे उस आकार को भी जो तुमने देखा उससे परे ngम है क्या, यहाँ ng है, जी यहाँ पर क्या है ण, यही तो आते हैं ngम में, जी जी और यहाँ पर क्या है ये न। ह्रस्व से परे आपको ngम मिल गया ना जी तीनों जगह, मतलब ng है, न है, न है, मतलब ह्रस्व से परे क्या होना चाहिए, ng या न या ना, तो आपके प्रयोगों में है ये। जी उससे परे क्या होना चाहिए, वो सॉरी, ह्रस्व से परे जो ngम, तदंतम यत पदम, तदंत पद होना चाहिए। तदंत का मतलब है कि ngम अंत वाला पद, तो ये प्रत्यंग पद है, सुगण पद है, सन पद है, और ये कैसे पद हैं, ngमंत पद हैं, अर्थात एक के बाद में ng अंत में है, दूसरे के बाद ngमंत, ngमंत का मतलब ngम प्रत्याहार है अंत में, ऐसा पद। तो एक के बाद अच्छा में जी ng है, दूसरे के बाद में है ण, और तीसरे के बाद में क्या है, न। जी तो ngमंतम यत पदम, तो ये ngमंत पद भी है। अच्छा, पद कैसे है ये, क्योंकि यहाँ पर पद संज्ञा हुई है, ये सब के सब सुबंत हैं। ये सब कैसे हैं, सुबंत सुबंत होने के कारण ये पद संज्ञक है, मतलब इनसे सु आदि प्रत्यय आया है और उसका लोप हो गया है किसी कारण वसात, तभी आप यह समझिएगा, ठीक है। जी तो क्या हो जाता है ऐसी कंडीशन होने पर, तो ह्रस्व से परे ngम मिल गया और तदंत पद आपने ढूंढ लिया। तदंत पद हो गया प्रत्यंग, शुगण और सन, जी और उससे परे होना चाहिए अच। उससे परे क्या होना चाहिए, अच। उससे अच्छा किससे, उस पद से परे अच, तो अच है यहाँ आत्मा का आ, यहाँ पर ईसा की ई इससे परे, और इस ngमंत पद से परे अच्युता का आ। तीनों जगह ngमंत है, तदंतम यत पदम, तदंत जो पद हैं उनसे परे क्या है, अच है, ठीक जी है। जी तो क्या हो जाता है, तो उस अच को ngमुट आगम हो जाए। जी उस अच को, जैसे यहाँ पर आत्मा का अ है, यहाँ पर ईसा का ई है, यहाँ अच्युता का अ है, इनको ngमुट आगम हो जाए, तो बैठेगा किस हिसाब से ngमुट, तो ngमुट टित होने से आदि में बैठेगा। जी तो ngमुट आगम हो जाए का मतलब क्या है, यदि पूर्व में ng है तो उसको मुट हो जाए। ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक चिन्ह बने हैं, यदि पूर्व में न है तो उसको नुट आगम हो जाए, और यदि पूर्व में न है तो उस अच को नुट आगम हो जाए। जी तो कहने का मतलब क्या निकल रहा है, क्योंकि इनका उठ तो चला जाता है, मतलब ng के बाद एक अच है तो एक ng और आ जाए, जी जी यही तो निकलेगा ना। जी तो देखो यहाँ पर इस ng के बाद, इस वाले ng के बाद एक ng और आ गया ये, ठीक है। जी हाँ, एक ये ng और जुड़ गया, तो वो ये मुट का ng बचा। जी ऐसे ही सुगण ईसा में यहाँ पर इस ण के बाद ये ईसा की ई अच थी, तो यहाँ पर चूंकि ण था इसलिए इसको ऋट आगम हो गया, तो ऋट का क्या बचा, ण। जो आगम है उसको हमने नीले अक्षरों में लिख दिया है, इससे आप समझ पाओ कि यह आगम हुआ है। जी अच्छा, इसके बाद क्या है जी, इसके बाद है आपका सनच्युता में, यहाँ पर न था तो न को नुट आगम हो जाता है। अच्छा, मतलब यदि नकारांत पद है तो उससे परे जो यदि यह आकार होता है अच, तो उसको नुट हो जाता है, तो यह नुट आगम का नकार है। तो आपने ये आगम कर दिए क्रमशः, इनको अनुबंध लोप से हटा करके आपने यहाँ पर रखा है, ठीक है। उट जो इनका संज्ञक है, नुट में उट को हमने हटा दिया है। आप जब इनको मिलाएंगे तो क्या बनेगा, इनको मिलाइएगा तो डबल नकार वाला रूप प्रत्यंगात्मा। जी सुगण ईसा में दो नकार वाला रूप सुगण ईसा, यहाँ पर सन प्लस अच्युता सन अच्युता, इस प्रकार के रूप बनेंगे। आपको क्या ध्यान देना है इसमें, इस सूत्र का अर्थ घटाना आपको आना चाहिए। इसकी कंडीशन क्या क्या है, यही बस आपको सोचना है। ह्रस्व, ह्रस्व से परे ngम होना चाहिए, तो वही मैं एक बार फिर बता रहा हूं। ह्रस्व है कौन, प्रत्यय में यकारोत्तरवर्ती यकार, सुगण में गकारोत्तरवर्ती यकार,
सन में सकारोत्तरवर्ती अकार ह्रस्व है, ह्रस्व से परे ngम होना चाहिए, यस। ह्रस्व से परे ngम है क्या, ng, यहाँ पर क्या है न, यहाँ पर क्या है न, ह्रस्व से परे ngम मिल गया, ह्रस्वात् परो यो ngम, इतना अर्थ क्लियर हो गया। जी उससे तदंतम यत पदम, तदंतम यत पदम मतलब ngम अंत वाला पद होना चाहिए। तो यस, यह जो प्रत्यंग हो या सुगण हो या सन हो, ये ngम अंत वाले हैं और पद भी हैं, अर्थात ये पद संज्ञक। जी अच्छा, उससे परे का मतलब, अब इससे परे जो ngमंत पद है, इससे परे होना चाहिए आपका ये अच। तो यस, यहाँ पर अच भी है, प्रत्यंग के बाद क्या अच है, आत्मा का आ, सुगण के बाद इस ngमंत पद के बाद क्या अच है, ईसा का ई, सन इसके बाद क्या अच है, अच्युता का आ। तो उसे ngमुट आगम हो जाए, ngमुट आगम हो जाए उस अच को, तो टित होने से उस अच का आदि अवयव बनेगा। तो ngमुट क्या होगा, तो यथा, ngमुट आगम का मतलब यथा संख्य लगा लेना। क्यों कि गम प्रत्याहार में आने वाले जो वर्ण है वो भी 3 है, न न न, और इनको जो ngमुट आगम होगा उसमें भी 3 वर्ण आएंगे। तो इसका मतलब ये निकलेगा जी कि न को मुट हो जाएगा, ण को नुट हो जाएगा और ना को नुट हो जाएगा। यहाँ पर प्रत्यंग में न है तो मुट कर लिया, तो एक मुट का न बचेगा, तो डबल नकार वाला रूप प्रत्यंगात्मा। सुगण ईसा में क्या है, न है, तो यहाँ पर आपने नुट कर लिया, डबल नकार वाला रूप जो है सुगण ईसा। और सन में क्या है, न है, और इसलिए यहाँ पर आपने क्या किया, इस अच्युता का आ है, इस ह्रस्व को नुट आगम कर लिया, उधर पूर्व में न होने से, इसलिए यहाँ पर डबल नकार वाला रूप सन्नच्युता यह रूप बनेगा। इस प्रक्रिया को हमेशा स्मरण रखिएगा, इसे मत भूलिए। जी ठीक है, इस सूत्र का अर्थ घटाने में छात्र प्रायः गड़बड़ी कर देते हैं, उनको यह समझना चाहिए, इस प्रकार से उन्हें यह आना चाहिए घटाना। ठीक है, चलिए, जी अब हम हमेशा की तरह क्या है, और भी प्रयोगों को पढ़ते हैं, इसलिए इनको भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि यहाँ पर जो दे दिए वही, यहाँ पर तो जो दिए गए हैं वो तो स्थाली पुला कन्यायन है, बहुत थोड़े से हैं, है ना। और बाकी हमने स्वयं समझना चाहिए और प्रयोगों को। जी मनीष जी, आप कुछ कहना चाहते हैं, बताइए, फिर जी, हम आगे प्रयोगों पे बढ़ेंगे। ये गमुट आगम हो रहा है, जो अच को हो रहा है या गम को हो रहा है? हाँ, अच को हो रहा है गमुटागम, अतः उसका आदि अवयव बन रहा है टित होने से। अच अच का बना है गुरु जी ये? यस यस, अच को गमुडागम करना है आपको। जी जी अच जी जी मतलब आत्मा का, अ ईसा का, उसे डिफरेंट कलर में इसीलिए लिखा है। जी। एक गुरु जी, एक गमुट में ऊपर वो चंद्र बिंदु अपने लगाया वृत्ति में, इसमें। हाँ, यहाँ पर एक जगह वो छूट गया है, हाँ जी हाँ जी। कुछ आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं कि आप लोग लगा लें जिससे, अथवा ऐसा ऐसा लिखा हुआ जहां मिल जाए आप पकड़ लें कि ये थोड़ा इसमें अशुद्धता है थोड़ी सी। गुरु जी। ठीक है ना, चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छा मनीष जी। तो अब हम और उदाहरणों को पढ़ते हैं, हैंड डाउन कर लीजिए मनीष जी। तो और उदाहरण क्या है, जैसे आप प्राय कहते हो गच्छन अस्मि, गच्छन अस्मि, मैं मतलब जा रहा हूं, तो आप वहां डबल नकार उच्चारण करिए और आनंद आ जाएगा, गच्छन अस्मि। ठीक है जी, आपकी संस्कृत ऐसी हो जाएगी फारसी की तरह। चलिए, जी अब क्या है, तस्मिन प्लस इति। तो आपने एक सूत्र ऐसा ही पढ़ा था, पता हो तो, तस्मिन इति निर्दिष्टे निर्दिष्ट पूर्वक, पूर्वस्य। जी तो उसमें यही संधि थी। तो क्या है यहाँ पर, तस्मिन इति, तो क्या बन जाएगा, तस्मिन नीति, मतलब यहाँ ना को नुट हो गया, डबल नकार, है ना, न पूर्व में होने से जो अच था ना, इति का ई, उसे नुट आगम हो गया। ओके, तो क्या बन गया, तस्मिन नीति। ऐसे ही अब तीसरा देखिए, जी यहाँ पर नुट आगम हुआ है, तिर्यंग प्लस अत्र, तो डबल गकार कर देना। देखो, हर हर परिस्थिति घट रही है, इसलिए जैसे आपने तस्मिन नीति में देखा था कि ह्रस्व होना चाहिए, ह्रस्वात् परे गम, तो ह्रस्व हो गया तस्मिन में ई, है ना, तस्मिन में ई ह्रस्व, ह्रस्व से परे क्या होना चाहिए, गम, तो गम है नकार। तदंत पद, तो तस्मिन पद भी है, क्योंकि ये किसी उसका रूप है, सुवजस जो 21 विभक्तियां उनमें से किसी का रूप होना चाहिए। तो यस, उससे परे अच होना चाहिए, तो इति का ई वैसा अच है, तो इसको गमुडागम कर लो। गमुडागम कर लो का मतलब यह है कि पूर्व में नकार है तो उसको नुट कर लो, है ना, अच को नुटागम कर लिया, तो नुट में तो डबल नकार हो जाएगा फिर तो,
तो जी तस्मिन नीति का आउट चला जाएगा, तस्मिन नीति बन जाएगा। ओके, अब ऐसे ही त्र्यंग प्लस अत्र, यहाँ पर क्या कर लेना है, मुट कर लेना है, मुट है तो डबल गकार वाला रूप त्र्यंग अत्र। ऐसे ही लिखन प्लस एव, तो ह्रस्व से परे गम, ह्रस्व कौन हो गया, लिख में ख में अ, उससे परे गम क्या है, न। मतलब आप ऐसे समझ लीजिए ह्रस्व से परे आपको गण न जहां मिल जाए और उसके बाद एक अच मिल जाए, तो अच मिल गया एव का ए, तो उससे आपको क्या कर लेना है, नुट आगम कर लेना है। मतलब यदि ना है तो उसको नुट कर देना है बस सीधा, तो लिखन ने वो बन जाएगा। जैसे पाणिनि जी का सूत्र है तिंग तिंगा, क्या उसका संधि विच्छेद होगा, तिंग प्लस अतिंगा, डबल गकार हो जाएगा, तिंगा तिंगा। ओके, जी ऐसे ही एकस्मिन उद्याने, एक उद्यान में कोई घूम रहा था, ऐसा ऐसा कुछ अनुवाद है, कोई बना रहा है, तो उसको कैसे लिखना है उसे, कि एकस्मिन उद्याने क्या करना है, डबल नकार हो जाएगा ना, पूर्व में क्या है ना, तो इस वाले अच को जो मोटा आगम हो वो यहाँ पर नुट आगम होगा, तो उसके आदि में बन जाएगा डबल नकार, तस्मिन उद्याने। ऐसे ही अब मैंने नुट का एक लास्ट में रखा है इसमें कि सुगण प्लस आलय, तो क्या बन जाएगा, दो नकार हो जाएंगे, सुगणालय। ओके, तो ये रूप आपके बनके तैयार हो जाएंगे। जी आकाश चौबे जी क्या कहना चाहते थे, बताइए। जी गुरु जी प्रणाम। हर हर महादेव। गुरु जी मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे तिगंत में भी हो सकता है गुरु जी, तिंगंत। हाँ अरे वाह, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल, बहुत अच्छे, तालियां, आपने सही पकड़ा। गुरु जी इसमें मतलब उसमें फिर वहां तिगंती क्यों लिखा, वो भी लिख सकते थे तिंगंत। अरे यार तुम तो जड़ तक पहुंच गए तुरंत है। जी गुरु जी। बहुत अच्छे। देखो यहाँ पर क्या बात है, मैं आपको बताऊं। अब देखो आपके मन में एक शंका हो रही होगी, आकाश चौबे जी आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, आपके मन में एक शंका आ रही होगी। वो शंका जी ये आ रही होगी, सूत्र में तो नित्यम लिखा है, अर्थात जी ये जो भी नमुट आगम है ये नित्य होना चाहिए। जी जी थोड़ा सा आप यदि म्यूट करेंगे, ओके, अब आप केवल मुझे सुनेंगे। ओके, हाँ, तो हम ये बता रहे थे कि इस सूत्र में आपने सही बात पकड़ी है, इस सूत्र में लिखा है नित्यम। क्या लिखा है, नित्यम। तो नित्यम कहने से तो अब ये नमुडागम है, हर जगह होना ही होना चाहिए। क्यों सूर्यकांत जी, यहाँ तो विकल्प तो नहीं लिखा ना कि एक बार आप मोटागम करो एक बार नहीं करो। नहीं ओके, नहीं लिखा। ऐसा नहीं लिखा है। तो अब तो जैसे इन्होंने कहा कि तिंगंत में तिंग प्लस अंत, स्थिति समझ में आ रही है सब लोगों के दिमाग में, क्या हम जो मैं जो शब्द बोलता हूं आपके दिमाग में क्या वो पिक्चर उन शब्दों की बन जाती है या नहीं, तिंग प्लस अंत अब बनना शुरू हो जानी चाहिए ना, हम काफी दिनों से संधि पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, तिंग प्लस अंत, तिंगंत ऐसा होना चाहिए, जी पर ऐसा है तो नहीं। वो पद नहीं होगा शायद। पद तो है, सब कुछ है, तो क्या बात है, मैं आपको वो बात बताता हूं। हालांकि मैं इस बात को बताना नहीं चाहता था कि कौन पचड़े में पड़े, पर आप लोगों की इतनी प्रबल जिज्ञासा है कि आप वहां तक पहुंच जाते हो, तो मुझे वो अब बताना पड़े। जैसे कल की एक बात छूटी हुई है, कल की एक बात का मुझे आपको जवाब देना है, वो आपने से पूछा था, तो अब मैं उसको भी बताऊंगा। पहले पर इसे सुन लो मित्रों, यहाँ का जो नित्य पद है, ये यहाँ का जो नित्य पद है, आप यहाँ पर देख रहे हो गमो रस्वाद गमो नित्यम का, ये नित्य पद टीकाकारों का क्या कथन है, ये नित्य पद भी अनित्य जैसा है। अर्थात इस सूत्र द्वारा किया गया ये जो गमुडागम है ये सर्वदा नहीं होता है, तो नित्य पद अनित्य जैसा है। कैसे ये कैसे ऐसी व्याख्या कर रहे हैं, तो टीकाकारों ने वहां लिखा है कि जैसे नित्यम हसितः नित्यम प्रजल्पितः, वहां पर जो नित्यम पद है कि नित्यम हसितः, नित्य हंसता रहता है, ये अर्थ नहीं है। नित्यम हसितः का मतलब है प्रायः हंसता रहता है। ऐसे नित्यम प्रजल्पिता, प्राय बकबक करता रहता है, प्रजल्पिता है ना, जल्प धातु भाषण अर्थ में आती है। तो जैसे वहां पर नित्यम हसितः, नित्यम प्रजल्पितः में जो नित्य पद
किसका वाची है? प्रायः का वाची है। उसी तरीके से मित्रों यहाँ पर जो नित्यम पद है ये प्रायः का वाची है, अर्थात प्रायः यह जो गमुडागम होता है। ठीक है, जी ऐसी व्याख्या की जाती है ग्रंथों में। एक ही प्रकार की ये व्याख्या है, इससे आपको शायद कुछ समाधान हो गया होगा, इसलिए वहां पर नहीं है। मतलब प्रायः गमुडागम होता है, कहीं नहीं किया गया तो आप उसे अशुद्ध ना समझें प्लीज। ठीक है, ठीक है। तो जी आप जी, प्रणाम। प्रश्न आ रहे हैं, नाम ले लीजिए इनका। सूर्यकांत जी। अंकित उपाध्याय जी। साहब हाँ, हर हर महादेव। कहिए अंकित जी महाराज। मैं बस क्वेश्चन पूछता, एक तो इधर जो है पूछा, दूसरा में ये पूछा कि हाँ। सूत्र तदम पदम जो कि विस्तार किया गया। अरे तुम ऐसे पूछोगे तो हम उसको कुछ भी समझ ना पाएंगे। आपके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है थोड़ा सा, क्या करें, लिख के पूछ लीजिए आप, प्लीज लिख के पूछिए, आपकी आवाज में साफ नहीं आ रही है। आप हमें लिखिए, हम उससे आपको उत्तर देंगे। ठीक है? मैं देता हूँ। आप लिखिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। दूसरा नाम बोलिए। प्रतिभा पांडे जी। जी प्रणाम गुरुजी। जी जी, हर हर महादेव। बताइए जी। गुरुजी, ये इको यण अची में भी फिर यही नियम लागू होगा, यण अची? अरे वाह, आप तो लोग वाक्य में सही पहुंचते जा रहे हैं। इको यणची में भी क्या होना चाहिए? यही संधि है। देखो, इको यणची, यण प्लस अची, यहाँ पर ध्यान देंगे प्लीज। यण प्लस अची, ह्रस्व से परे गम। ह्रस्व है यण में यकारोत्तरवर्ती यकार, ह्रस्व से परे गम है आपका ण, है ना? तत् ऐसा जो पद, तदंतम यत् पदम, तदंत पद भी है कौन आपका? ये यण एक पद भी है, पद संज्ञा है इसकी। ठीक है जी। तो क्या होना चाहिए? उससे परे अच होना चाहिए। तो यणाची में अची, अची का जो अ है ना आगे, वो अच परे है। तो यहाँ पर भी गमुडागम होना चाहिए, क्यों नहीं होता? यही जो व्याख्या की अभी। कुछ इसको दूसरे तरीके से भी व्याख्यायित करते हैं। वो लोग कहते हैं आगम शास्त्रम अनित्यम, जो आगम शास्त्र है वो अनित्य है, ऐसा भी व्याख्यान है। तो अनित्य का मतलब मुझे लगता है वो इसी तद इसका ही मूलक है कुछ, तो इसलिए वहां पर भी नहीं हुआ। ठीक है ना? और गुरुजी, मैंने आपसे बहुत पहले पूछा था कि जी धातु नित्य परस्मयी पदी धातु है, तो आपने कहा था लेकिन कहीं कहीं मिलता है कि ये आत्मनेपदी है। जैसे सत्यमेव जयते में आपने कहा था, कहीं गुंजाइश है कि वो सही भी हो और वो सही लिखा हो, कहीं कहीं मिलता है पाठ। तो हो सकता है वहां पर भी नित्य का यही अर्थ किया गया हो, क्योंकि वो नित्य परस्मयी पदी धातु है। ऐसा भी संभव है क्या? ऐसा है ना, सुनिए। जी जी गुरुजी। परस्मयी पदी और आत्मनेपदी के विषय में नित्य शब्द नहीं आता है, वहां की व्याख्या अलग है। तो जैसे वामन शिवराम आपटे कोश है, उसमें जब मैंने जी धातु देखी तो उसमें आगे लिखा हुआ है नित्य परस्मयी पदी धातु। तो यहाँ फिर वो लिख देते हैं इसलिए उस अभिप्राय से, पर नित्य शब्द नहीं जुड़ा हुआ है धातु पाठ में। धातु पाठ है ना? जी 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 गुरुजी। इसी के सामने, धातु के सामने नित्य परस्मयी पद, नित्य, इस प्रकार की शब्दावली नहीं जुड़ी है उधर। जी गुरुजी, धन्यवाद। हाँ हाँ हाँ। तो आपने गमुडागम संधि को पढ़ा, और भी है कुछ प्रश्न? हाँ बताइए। डॉक्टर बसंती जी। सुप्तिंगंतम, बिल्कुल बिल्कुल, यह भी प्राप्त है, आपने कहा। यस यस। नमस्कार आचार्य जी। पाणिनि जी ने कहीं कहीं किया भी है, जैसे सुप्तिंगंतम पदम में नहीं किया, किंतु एक सूत्र में किया, तिंग तिंग। एक तो पाणिनि जी का सूत्र है सुप्तिंगंतम पदम, वहां पर गमुडागम नहीं करते हैं। एक है तिंग तिंग, अभी जो उदाहरण दिया था आपको इसमें भी था वो। मैं आपका क्वेश्चन बाद में पहुंचा दे, ठीक है पहुंचा दे। हाँ। तो एक है तिंग तिंग, तो उस सूत्र में गमुडागम करते हैं। तो इससे ही पता चलता है पाणिनि जी के व्यवहार से कि जो नित्य पद है ये प्रायः को कहता है, जैसे नित्यम हसितः, नित्यम प्रजल्पितः, यहाँ पर है, इस तरीके का है। तो ठीक है, आप लोगों के प्रश्न हो गए सभी के? जी, बसंती जी का
प्रश्न है। हाँ, उन्होंने पूछ लिया, उन्होंने कमेंट करके पूछ लिया। नहीं, मैंने नहीं पूछा। नमस्कार जी। अच्छा, तो अभी किसका था कमेंट? मुझे लगा कि आपका ही था वो। नहीं, मैं प्रश्न नहीं, मैं आपकी सबकी जानकारी के लिए बता रही हूँ। आपने जैसे जी, फारसी बताइए शब्द बताइए। बोला ना, हाँ, चलो आपने बोला ना फारसी शब्द, तो असल में जो कोई भी लोग संस्कृत जानते हैं उनके लिए फारसी सीखना बहुत आसान है। आसान है। जी जी। मैं ईरान में रही 2 साल, तो मुझे जाते इसीलिए फारसी जल्दी आ गई, क्योंकि फारसी की एक वचन, बहुवचन, द्विवचन अपनी संस्कृत की तरह से है। अच्छा। तो मैं, आपने फारसी शब्द बोला इसलिए मैं ये बताने वाली थी कि अरे वाह वाह, बड़ी जी। कृपा हुई, बहुत अच्छा लगा कि आपने उतना वहां तक अध्ययन किया है और फारसी के शब्दावली को ही समझा है। हमारे लोग भी इससे समझ गए होंगे कि संस्कृत और फारसी क्या है। तो हालांकि संस्कृत लिपि अलग समझने है, वाले पर के लिए भाषा। तो मैं समझता हूँ कि विश्व की सभी भाषाओं में उसका प्रवेश हो सकता है बहुत ही आसानी से। हाँ जी। क्योंकि आपने फारसी के विषय में कहा, अभी डॉक्टर क्या है वो, प्रोफेसर भगीरथ प्रसाद वागीश जी, एमपी के बहुत बड़े विद्वान हैं, तो उन्होंने चाइनीज भाषा में भी इस प्रकार का अध्ययन किया, भाषा वैज्ञानिक अध्ययन, कि जिसमें उन्होंने पाया कि चाइनीज में 60% शब्द संस्कृत से कैसे लिए गए हैं, बाकायदा लिस्ट उन्होंने बनाई है, उसका शोध है उनका। मेरी एक फ्रेंड थी जर्मन की, वो बीकानेर आए थे, तो उन्होंने मेरे से परिचय हुआ, तो उन्होंने बाद में, मैंने बताया संस्कृत में किया पीएचडी, तो उन्होंने बहुत सारे जर्मन शब्द लिखे कि कितना साम्य है संस्कृत के शब्दों में और जर्मनी के शब्दों में। बिल्कुल, यही तो इस भाषा की प्राचीनता है। महाभाष्यकार स्वयं कहते हैं कि अमुक देश में ये धातु इस अर्थ में बोली जाती है ना, हम्मति सुराष्ट्र देशेषु रम्हति। तो जो महाभाष्यकार कह रहे हैं कि इसमें ये धातु बोली जाती है, उस में यह धातु प्रयोग की जाती है, इसका मतलब क्या रहा है? इसका मतलब ये रहा है कि इंटरनेशनल लैंग्वेज रही है संस्कृत। अब हर एक का युग होता है, वो आते 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 अपने इस प्रकार के आजकल विभिन्न रूपों में परिणत हो गई है। तो चलिए हम थोड़ा सा आज का ये और देखते हैं। आपने जो अभी पढ़ा उसको अब संस्कृत में कैसे करना है उसका स्क्रीनशॉट देखिएगा, और फिर हम इसको और भी थोड़ा सा पढ़ेंगे इसके बारे में। अब लिखा हुआ है उदाहरणस्य विश्लेषणम, आपने प्रत्यंगात्मा पढ़ा था, ओके जी। तो क्या है इसमें प्रत्यंगात्मा में? प्रत्यंग प्लस आत्मा इत्यत्र ह्रस्वात् परः ngम, ngम अर्थात नकार है ना, और तस्मात् परः आत्मा, इसका आकार है अच। तो अस्य अचः मतलब इस अच को आद्य अवयवत्वेन गुडागम, इस अच का आदि अवयव रूप में क्या हो जाएगा? गुट आगम हो जाएगा। गुट क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर क्या है? न, इसलिए गुट होगा। और अनुबंध लोपश्च भवति, अनुबंध लोप हो जाएगा तो स्थिति बनेगी प्रत्यंगात्मा, तो प्रत्यंगात्मा इति रूपम। इसी तरीके से सुवर्णीसा इत्यादि को समझ लेना। लिखने का प्रकार भी बताया है कि प्रत्यंगात्मा इत्यत्र नमो ह्रस्वादिच नमो नित्यमिति सूत्रेण नमः नकारात् परस्य आत्मा इति आकार रूपस्य अचः आदौ गुडागमे, गुडागम करने पर अनुबंध लोपे च, अनुबंध लोप करने पर भी प्रत्यंग आत्मा इति दशायां वर्ण सम्मेलने प्रत्यंगात्मा इति रूपम सिद्धम। और सुवर्णीसा वगैरह तो खुद ही कर लेना है, इन पर क्यों इतनी मेहनत करवा रही हो। आगे चलते हैं। अन्यानि उदाहरणानि, अन्य उदाहरण क्या है कि अस्मिन प्लस अपि, अस्मिन अपि, हसन अस्नाति, हसन अस्नाति, दो उदाहरण उन्होंने दिए, हमने आपको 6-7 पहले दे दिए हैं। इसके उदाहरण गीता में भी मिलते हैं। आज हमने श्रीमद् भगवत गीता पर लिखा गया है एक व्याकरण है, गीता व्याकरणम करके, उससे भी एक स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। गीता प्रेस से पुस्तक प्रकाशित है, मेरे पास है ये, तो जी आपको गीता में भी मिल जाएगा। कहां पर? सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते, यही है, कुर्वन्नपि न लिप्यते। कुर्वन प्लस अपि डबल नकार कैसे हो गया, समझे ना? जी।
हाँ, तो इन्होंने बता भी दिया है कैसे आपको कुर्वन् नपि बना लेना है। ये 5वें अध्याय का 7वां श्लोक है। आगे भी फिर बता रहे हैं कि अजोपि सन्नव्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन, ऐसा एक श्लोक है। वहां पर चौथे अध्याय का है। तो यहाँ पर क्या हो गया है, दोनों जगह नुट का ये है उदाहरण, ठीक है ना। नुट हो गया है, गमुट आगमने से कौन सा हो गया है, मुट हो गया है। तो अपने 2 उदाहरण समझे, ये श्रीमद् भगवत गीता से थे, और भी आपकी किताबों में पर्याप्त उदाहरण है। कहां तक है, उदाहरणों को आप खुद ढूंढें। जैसे मेघदूतम में एक श्लोक है, आपको याद होगा, हमने भी वो पढ़ा है। तस्मिन्नद्रौ कते चेतबला विप्रयुक्तः सकामी, सबसे पहली लाइन में ही है। तस्मिन्नद्रौ, तस्मिन् प्लस अद्रौ, क्या क्या विच्छेद करना है। तस्मिन् अद्रौ, उस पर्वत पर है, वो एक यक्ष था ना, पर्वत पे रहता था, तो उस अद्री, अद्री कहते हैं पर्वत को, उसकी सप्तमी विभक्ति का रूप है अद्रौ, अर्थात उस अद्री पर। तो तस्मिन् अद्रौ मिलाओगे, तस्मिन् डबल नकार कैसे हो गया, एक नकार ही होना चाहिए ना, तो ये नुट आगम हो गया है, तस्मिन् अद्रौ गतिचितवला। तो छात्रावस्था में हमने इसको पढ़ा था, तो उदाहरण आज ध्यान आ गया, हमने कहा इसको भी बता देते हैं आपको, ऐसी जगह जगह आपको मिले, आप उसे समझिएगा ठीक रूप से। तो मित्रों, आज हमने आगम संधियां, हम कहेंगे समाप्त नहीं किए हमने, बल्कि एक आगम संधि बच गई है जो लघुकौमुदीकार ने बाद में रख दी है, तो आगम संधि, तो उससे यहाँ पर पढ़ देते तो शौकर्य हो जाता, पर आप उसे समझे रहेंगे, उसे लास्ट में पढ़ा देंगे, ठीक है जी। हाँ, वो भी एक आगम संधि का। इसके बाद अब कल से जो प्रारंभ होगा वो रू प्रकरण आरंभ होगा। रू प्रकरण मतलब कहाँ कैसे किस किस चीज को रू होता है, और रू के बाद में क्या क्या घालमेल सब बनता है, वो हम कल पढ़ेंगे। और आप लोगों से एक निवेदन है, आप लोगों में बहुत सारे लोग संस्कृत के विविध क्षेत्रों से जुड़े हैं, कोई श्रीमद् भागवत कथा करते हैं, किन्हीं का क्षेत्र है कि वो आयुर्वेद में है, किन्हीं का क्षेत्र है वो साहित्य के विद्वान हैं, कुछ हैं ज्योतिष के विद्वान हैं। मेरा उन सबसे निवेदन है, वो निवेदन सुनिएगा। वो निवेदन यह है कि मैंने अभी तक आपको हल संधि में काफी सारी संधियां पढ़ाई हैं। मैंने आपको अनुनासिक संधि, परसवर्ण, पूर्वसवर्ण, जस्त्व, चर्त्व, खर, ये सब तमाम संधि आपको पढ़ाई, ठीक है ना। आज गमुटागम भी पढ़ा दी और आगम संधियां भी पढ़ा दी। आपसे अनुरोध है कि आप अपने अपने शास्त्रों में झांक करके देखें, क्या यह संधियों को अब आप वहां पहचान पा रहे हैं, और उसको आप मुझे बाकायदा भेजें। आपके द्वारा भेजी गई जो सामग्री है, उसको हम यहाँ पर आप लोगों के सामने स्क्रीन पर प्रस्तुत करेंगे, और देखेंगे कि हाँ, आप लोगों ने बहुत अच्छा कार्य किया है। इससे आपको संधियों को समझने में सहायता मिलेगी। आज संधि तो आप समझ ही गए हो, उसके तो तमाम उदाहरण भी हमने पढ़ाए थे आपको। ऐसे ही आपको जगह जगह से खोजना है। श्रीमद् भागवत वाले भागवत पुराण से खोजें, साहित्य में संगम लगाने वाले लोग शाकुंतलम, मेघदूतम, है ना, इत्यादि जो तमाम ग्रंथ हैं, भास्कर, स्वप्नवासव दत्तम, जगह से खोजें। आपको अपना ग्रंथ भी पढ़ने। आयुर्वेद वाले अपने चरक संहिता और अष्टांग हृदयम, भाव प्रकाश, निघंटु इत्यादि शास्त्रों से खोजें। तो जो अलग अलग विधा के लोग हमारे यहाँ जुड़े हैं, वो अपने अपने शास्त्रों से उसे खोज करके और हमें जल्दी से जल्दी भेजें। जल्दी से जल्दी का मतलब वो अभी से शुरू होता है, वो जल्दी से जल्दी, है ना। तो आप जल्दी से जल्दी भेज देंगे, क्योंकि अब हम प्रायः हल संधि के अंतिम में हैं। अच्छा, एक बात और विशेष बतानी थी कि हमारी इस लघु सिद्धांत कौमुदी में ही नहीं, बल्कि सिद्धांत कौमुदी में भी संधि के प्रणयन में कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है, मेरा नहीं, मैं किसी की त्रुटि को कैसे निकाल सकता हूँ, खास कुछ विद्वानों का ये मानना है कि इसके प्रणयन में एक छोटी सी त्रुटि रह गई है। तो वो त्रुटि क्या है, पुष्पा दीक्षित माता जी अक्सर कहती हैं कि हल संधि में या पूरी हल संधियां नहीं दी गई हैं, बल्कि कुछ हल संधियां शेष रह गई हैं, जो बाद में प्रस्तुत करेंगे ग्रंथकार। जैसे एक होढ़ा सूत्र है, एक दादे धातोघ सूत्र है, एक आचो बसुव जसंतस्य सद्धो सूत्र है, कुत्तु संधि के चोकु और कुन प्रत्यस्य कु ये सूत्र हैं। तो इस प्रकार के जो सूत्र हैं, जो हल संधि संबंधी कार्य करते हैं, जैसे सडो कासी, जसस तथो दोधा, इस प्रकार के सूत्र आपकी लघु कौमुदी में नहीं है।
और सिद्धांत कौमुदी पे भी इस प्रकरण में नहीं पढ़े हैं, इस वाले प्रकरण में, और लघु सिद्धांत कौमुदी में इस प्रकरण में नहीं पढ़े हैं, वो चूंकि आगे के प्रकरणों में पढ़े हैं। हम एक यहाँ पर पहली बार ऐसा प्रयास करेंगे लघु कौमुदी पढ़ाते वक्त कि उन सूत्रों को, एक है ना हल संधि परिशिष्टम नाम से, वो जो 8-10 सूत्र हैं उनको एक ही दिन में पढ़ा देंगे आपको, क्योंकि उनका जो क्षेत्र है वो संकरा है, मतलब वो कम जगह पर थोड़ा प्रवृत्त होते हैं, तो उनको एक बार में बता देंगे। ऐसा क्यों बताना जरूरी है मित्रों? ऐसा इसलिए बताना जरूरी है कि आपको हल संधि पढ़ा दी इतनी, तो आप ये ना समझे कि नहीं भैया हल संधि की तीसरी हो गई, यही है। अतः इसको बताने के लिए और जगह जहां जहां हल संबंधी कार्य हैं उनको भी हम आपको यहीं पर एक बार बताना चाहते हैं, और जब वो लघु कौमुदी में वहां पर आएंगे तो वहां पर तो विस्तारित तो उसे बताएंगे ही क्या, पर यहाँ पर एक सूचना के लिए उनको जरूर बताएंगे। तो ऐसा एक पाठ करना है, पर वो जब आपकी हल संधि हो जाएगी तो उसके अंत में कर लेंगे, है ना, विसर्ग संधि शुरू करने से पहले, तो जिससे आपको संपूर्ण जानकारी हो जाएगी और कुछ विद्वान खुश भी हो जाएंगे, जैसे माता पुष्पा दीक्षित जी जैसे विद्वान विदुषी हैं, विद्वान ऐसे, तो खुश हो जाएंगे कि चलो ये संधि का पठन पाठन थोड़ा इस रीति से करा रहे हैं, थोड़ा अच्छा है। तो मित्रों आज इतना ही रखते हैं, और ज्यादा क्या कहना है आपको? कल का कुछ बचा था बोले थे आचार्य जी आप? हाँ, कल का एक प्रश्न बचा था जो सौरभ जी ने किया था। सौरभ जी है क्या आज? सौरभ मिश्र जी। जी गुरु जी प्रणाम। आपने एक प्रश्न किया था, द्वारा से करिए। गुरु जी मैंने ये पूछा था, ये कहा था ये धुट आगम जो हो रहा था उसमें धुट में ताही शेष बच रहा था बाद में। हाँ, ताही शेष रस बच रहा था, तो धुट की वजह टुट क्यों नहीं कर लेते है ना? जी गुरु जी। तो आपका प्रश्न था, चलिए कोई बात नहीं। ये प्रश्न जयदीप जी ने भी पूछा था, हमने उनको उत्तर दे दिया है। टीका कारों या बाल मनोरमा में इस प्रश्न का उत्तर लिखा हुआ है। एक सिद्धांत कौमुदी की बहुत प्रसिद्ध टीका है बाल मनोरमा। बाल मनोरमाकार क्या कहते हैं, यदि तुट आगम कर दोगे ना, तो एक अभी आपने वार्तिक पढ़ा था, कौन सा, चयोदितिया पौष्कर सादे रीति वाच्यम, वो क्या करता है, द्वितीय अक्षर कर देता है प्रथम अक्षर। प्रथम अक्षर को क्या कर देता है, द्वितीय अक्षर कर देता है। तो यदि आप तुट पढ़ते तो त को वो थ कर देता, तो आप जहां पर तकार सुनाई दे रहा है वो तकार सुनाई नहीं देता, फिर थकार सुनाई देता वो जी। इसलिए यहाँ पर तुट नहीं किया है ना जी। ऐसा उन्होंने उत्तर लिखा है बाल मनोरमा में। से एक बार और देख लीजिएगा, वहां पर ये लिखा हुआ है। वहां पर और भी चर्चाएं थोड़ी कुछ और भी है ना। जी गुरु। पूरी एक प्रश्न और था जी, यहाँ पे जो ये गमोट आगम हुआ है जी, हाँ तो इसका कुछ आगे विशेष कुछ होगा या इसको द्वितीय बोल देते, द्वित्व कर दो गमुट को, गम को? ये आगम है, द्वित्व की कंडीशन है ना, तो वो तो अलग से कहनी पड़ती जी। इसको द्वित्व नहीं किया, मतलब आप कहना चाहते हो कि गा को द्वित्व कर देते है ना? हाँ जी। पर द्वित्व करते तो फिर वो ये हर जगह करना पड़ता जी। और जबकि ये इनका सिद्धांत ये है कि आगम शास्त्रम अनित्यम, आगम शास्त्र को अनित्य मानते हैं जी, और द्वित्व को तो अनित्य मान नहीं सकते जी। करें नहीं करें, द्वित्व में तो ये स्थिति है, तो द्वित्व प्रकरण विकल्प में पढ़ा गया है, वैकल्पिक करना पड़ेगा जी। तो मुझे लगता है इसी कारण से इन्होंने उसको द्वित्व न करके उसे आगम के रूप में रखा है इस तरीके से। जी गुरु। और भी आपका प्रश्न जो है सोचनी है, और भी इस पर चिंतन कर लेंगे ठीक है, आप लोग भी करिएगा, कुछ मार्ग बताइएगा। जयदीप जी हैं, बहुत अच्छा चिंतन करते हैं व्याकरण का आप लोगों में से, तो ठीक है। तो मेरी बात को ध्यान रखिएगा, मैंने जो आपको एक थोड़ा सा एक वर्क दिया है कि आपको अपने अपने शास्त्रों में से हल संधि प्रयुक्त ऐसी संधियां हैं उनको थोड़ा ढूंढ के लाइएगा और बताए, उनको टिक लगा दीजिए और फिर लिख दीजिएगा यहाँ ये वाली संधि, यहाँ ये वाली संधि, इस प्रकार का कुछ करके हमें भेजिए, हम उसे देखेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो आज इतना ही रखते हैं फिर, ओके चलिए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। नमो नमः गुरुदेव। नमस्कारः।